तो आज हम लोग क्लास 10th का क्या है एक चैप्टर देख रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है, फर्स्ट है क्या, चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये हमारे क्लास 10th का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम लोग एक एक करके इसके नोट्स को देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, कितने लोग बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। दो प्रकार के दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए दो बातें हम लोग समझेंगे। रस अजोड़ आयन, क्या हुआ दिक्कत, रस जोड़ आयन। तो बताया गया है कि रस जोड़ आयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रस क्या होता है। कितने लोग बता सकते हैं कि रस क्या होता है। रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूस। तो जूस जानते हो कौन सी होता है, पिए वाला। तो पिए वाला तो पानी होता है। ठीक है, चाहे तो बोला जाए पानी की बात की जाए, मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसका जो कि लिक्विड रूप में हो, द्रव के रूप में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रस कहते हैं। तो पदार्थ की बात की जल है तो H2O है। उसी तरह से अगर क्या कहते हैं, बनाना जूस पिए या बनाना शेक पिए, आप मैंगो फ्लेवर पिए, मैंगो शेक पिए, कुछ भी पिए, वो जूस है। आप ऑरेंज का जूस पीते हैं, कुछ भी, तो वो क्या होता है, रस होता है। तो कोई ना कोई पदार्थ होता है। पदार्थ यानी कि कह सकते हैं या तो एक होगा, अगर मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं, तो एक ही प्रकार का है, तो उसे क्या कहेंगे, परमाणु है। लेकिन उसमें क्या कहते हैं, हल्का हमने क्या किया, नमक भी मिला लिया, यानी कि एक साल्ट मिला दिया, यानी कि का जूस पीने तो उसमें हल्का नमक पिटवा मरवा देता है, मसाला वगैरह करके स्वादिष्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये भी एक क्या है, रस है। यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक के रूप में कहेंगे या क्या कहेंगे, अणु के रूप में कहेंगे। तो आयन क्या होता है, तो आयन भी आप लोग पढ़े हो कि आयन दो प्रकार का होता है। यानी आयन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, चार्ज कहते हैं। चार्ज दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया, धन आयन और ऋण आयन। तो जब क्या होता है, इस किसी एक ऑब्जेक्ट का, मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कह दें कि अगर ए और बी आपस में मिलता है, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, ठीक है, तो आपस में मिलता है, तो मिलने के बाद एगो सी नाम का कोई क्या बनता है, या पी नाम का क्या बन जाता है, प्रोडक्ट मिलता है। ए और बी आपस में मिला, कभी कभी ए बी और सी भी मिल सकता है, कभी ए बी सी डी भी मिल सकता है। ए बी सी डी क्या है, एक दो प्रोडक्ट भी मिल सकता है, दो से अधिक प्रोडक्ट भी मिल सकता है, यानी दो वस्तु भी मिल सकता है, दो से अधिक वस्तु भी मिल सकता है। और मिलाने के बाद क्या होता है कि जो नया वस्तु बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट, और हिंदी में उसको क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है, तो बोला गया है क्या, तो ए बी और को मिल के क्या बना, पी बना। तो इस पूरा जो प्रक्रिया हुआ जहाँ पर ए बी आपस में मिला, तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रस और आयन आपस में जुड़ जाते हैं। रस और आयन, क्या बोला गया कि अगर रस क्या होता है, आयन की मदद से जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद एक नए वस्तु का निर्माण करता है। उस वस्तु को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और वो होने वाली जो प्रक्रिया है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा भाषा में, रस मतलब कोई परमाणु हो सकता है, कोई यौगिक हो सकता है, कोई अणु हो सकता है, उसमें उपस्थित आयन जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो मिलने के बाद क्या होता है, एक नए वस्तु का निर्माण करता है, तो उस वस्तु को उत्पाद कहते हैं। और जो बनने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एक गिलास लिए, गर्मी का दिन है, आप क्या किए, एक गिलास लिए और गिलास में क्या किया, पहले पानी डाला, फिर चीनी डाला, फिर नींबू डाला, और क्या कहते हैं, दे दिया। स्वाद आएगा, शरबत का स्वाद आएगा,
नहीं आएगा। जब पियोगे तो पहले पानी और नींबू हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन चीनी नीचे बैठा हुआ रहेगा, होगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले ग्लास लिए, पानी में क्या कहते हैं चीनी डाले, चीनी को पहले घोल लिए, घोलने के बाद उसमें नींबू डाले, उसके बाद छान के उसको दे दिए, तब क्या कहते हैं शरबत और जूस का मज़ा आएगा ना। तो बोला गया क्या, जब हम उस चीनी को और नींबू को पानी में घोल रहे थे तो क्या हो रहा था, अभिक्रिया हो रहा था ना। जब चीनी को हम लोग पानी और नींबू को क्या कर रहे थे, उस पानी में चीनी और नींबू को घोल रहे थे, तो आपस में घुल रहा था, वो क्या हो रहा था, अभिक्रिया हो रहा। अभिक्रिया के बाद हमने उसको टेस्ट लिया, कैसा लगा, हाँ मीठा है, ठीक है। अगर ज़्यादा मीठा है तो थोड़ा सा पानी मिला दिए, अगर कम मीठा है तो और चीनी डाल करके और अभिक्रिया करो, और करके उसको तब पीते हैं ना। तो जो पूरा हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आया। बाकी इसके डिफिनीशन को और अच्छे से हम लोग समझेंगे। बस यहाँ पर बेसिक्स था कि हमारे क्लास 10 का एक बेसिक टॉपिक था, उसको हम लोग देख रहे हैं। आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अभी हमने समझाया था, तो बोला गया है क्या, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नींबू का स्वाद, अभी हमने एक शरबत का एग्जाम्पल दिया, तो नींबू का स्वाद कैसा, खट्टा कि मीठा कि तीता कि नमकीन, खट्टा। चीनी का स्वाद कैसा, मीठा। नमक का स्वाद नमकीन। लेकिन जब पानी में तीनों को मिला दिए तो कैसन स्वाद आया, खट्टा मीठा नूनगर, तीनों मिला के आया ना जी, जिसको बोलते हैं ORS घोल, ठीक है, जीवन रक्षक घोल, जानते हैं ना। तो क्या हुआ, एक अलग ही स्वाद बना, ना वो चीनी ऐसा मीठा लगा, ना नीमके ऐसा नमकीन लगा, और ना क्या कहते नींबू ऐसा खट्टा लगा, सबका बिल्कुल स्वाद अलग हो गया, एक अलग फ्लेवर ही तैयार हो गया। तो वो क्या होता है, अभिक्रिया के कारण होता है। तो बोला गया है क्या, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। हमने क्या किया, ORS घोल बनाया, तो क्या किया, उसमें नया गुण आ गया। क्या सिर्फ चीनी पिएंगे या सिर्फ पानी पिएंगे या सिर्फ नींबू पिएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में पानी की कमी दूर हो जाएगी, नहीं। लेकिन वही तीनों मिला के जब हम लोग पीते हैं तो जीवन रक्षक घोल बन जाता है ना। तो क्या है, किसका कमाल है, रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है ना। मम्मी का कमाल है, ना पापा का कमाल है, ना भैया का, ना दीदी का, एक कमाल है रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, कभी आप लोग क्या होगा, अभी लगन का समय है, ठीक है, अभी हमारे पास भी सूचना आया कि क्या कहते हैं, फलानवा जगह जाइएगा खाए, खाते खाते परेशान है, क्या खाए, खाते खाते डंबल हो चुका है। ये डंबल कितना करे, कुछ कम ही नहीं होता है, अब खाएगा खाली कचरा तो कुछ होगा, ये डंबल कहाँ से होगा। तो अगर क्या कहते हैं, आप गए एक पार्टी में, जैसे ही गए, अरे चाउमीन है, चाउमीन खा लिए। जैसे ही चाउमीन खा ही रहे हैं कि उन्हें नजर पर, अरे गोलगप्पो है रे, खा लिए। गोलगप्पा खा ही रहे हैं कि लिट्टी चोखा पर भी भीड़ कम है, लिट्टी चोखा भी खा लिए। लिट्टी चोखा खाते खाते ध्यान पड़े कि उन्हें मंचूरियन पर भीड़ खत्म हो, चलो मार लो मंचूरियन 2-4 गो, मंचूरियन भी खा लिए। आइसक्रीम देखे थे कि रुक को पहले उन्हें से पुलाव पूरी सब खा लेवे दो, तब आइसक्रीम पर मारेंगे जोर। सब चीज़ खा लिए, उन्हें से पुलाव पूरी सब खा लिए, और खा के जब अंतिम में हुआ तो चलो ना आइसक्रीमों वाला पर, अभी पहले तो भीड़ था, अब लगता है कि हल्का हुआ है, मार लिया आइसक्रीमों खा लिए। घोरब्बा ऐसी करता है, मारे दम जहाँ चिकन इसको मिला ना, मार के लपेट देता है, खा लिया। अब तो खा लिए, अब खाते खाते गर्मी के दिन है, पेट हो गया दम हड़िया ऐसा फूल गया। अंतिम में क्या होगा, घरे जाओगे एक ही बारी करेगा ओए, सब बाहरी। अब तुमसे कहेंगे या तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे कि क्या कहते हैं गौरव रे, एक में से गोलगप्पा निकाल ले, एक में से आइसक्रीमा निकाल के अलग कर ले, पुलौआ निकाल ले। कोई आप लोग कोई निकाल सकते हैं, वो तो खिचड़ी बन चुका है, कोई अलग फ्लेवरे हो जाता है, जिसको सूंघने में भी भार पड़ता है। अगर क्या कहते हैं दूसरा व्यक्ति भी अगर उसको साफ करे तो वो करने लगे, उसका भी अंदर का कचरा निकल जाए ना। तो वही बोला कि शरीर में जब हम लोग खाना खाते हैं तो अंदर क्या होता है, वो हमारे जब हम लोग खाते हैं तो उसके अलावा हमारे जो थूक है, जिसको बोलते हैं लार्वा,
वो एंजाइम हमारे पेट के अंदर जाता है, वो एसिड का काम करता है और धीरे 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 क्या होता है, वो उस सबको क्या होता है, गला के दम क्या होता है, लिक्विड की तरह कर देता है। और फिर धीरे 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 वो लिक्विड से क्या करेगा, फिल्टर करेगा तो उसको ग्लूकोज में बदलेगा, ब्लड के रूप में बदलेगा, अलग अलग प्रक्रिया हो तो अलग चीज़ है। बस अभी हम लोग को समझना है कि भोजन का पचना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार से हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए हमने ऑक्सीजन लिया और क्या छोड़ते हैं, तो बउआ कार्बन कहाँ से आयल बा, ले ली ऑक्सीजन, खैली दाल भात और लैट्रिन कैली चूहा, कैसे, इसका मतलब कि तुमने चोरी से चूहा खाया है, ऐसा ही ना। अगर कोई क्या कहते हैं, उसके मम्मी पापा अगर कहे कि क्या कहते हैं, बेटा रे रोटी रखल है घरे कोठी पर जाए, कोठी कहते हैं अलमारी पे या किचन में रखा हुआ है दूध रोटी या दूध भात, तो उसने दूध भात खा लिया। मम्मी बोली दूध भात खाने के लिए और आपने किचन में रखा हुआ क्या कहते हैं समोसा भी घटका लिया। मम्मी आई और बोली कि अरे समोसा रखा हुआ था, क्या कहते हैं तोर दीदी लागी चाहे तोर भैया लागी रखल था, क्या हुआ, तो सीधे बोले कि हम का जाने के लिए, हम क्या कर ले दूध भात खा ले, हम दूध भात खा ले, हमारा कुछ बुर्बक समझ ले, हम का खा ले, खाएगा तो वही इंसान है, हम नहीं खाए। मम्मी के चल कोई बात नहीं है। संजोग से अगर आपको कह हो जाएगा तो उसमें समोसा वाला आलू कहाँ से आएगा कि तू खैले दूध भात, कि आलू कहाँ से निकला, दूध भात में आलू तो नहीं होता है, सारा चोर पकड़ा जाएगा। तो उसी प्रकार से वो आलू क्या था, चोर था। उसी प्रकार से क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं, जो कचरा जाता है या अच्छा चीज़ जाता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बन जमा हुआ रहता है। हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बन जमा हुआ रहता है। या जो हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद कचरा बचता है, उसको जब फिल्टर करेंगे तो कचरा बचेगा ना जी। हम लोग जूसर मशीन से जूस निकालते हो, अंदर में क्या बचता है, सिट्ठी बचता है ना। तो वो सिट्ठी क्या होता है, या हम लोग जूसर मशीन में क्या होता है, जब खाते हैं हम लोग के शरीर में भी जूसर मशीन है, लीवर, वो जूस निकालता है। जुगाने के बाद देखना सुबह सुबह रोज सिट्ठी निकलता है, बाथरूम से निकलता है कि नहीं, अरे हंसता है, वो भी तो वैसा ही काम करता है। समझो कि वहाँ पे मशीन कर, हमारे शरीर में भी वैसा ही मशीन है। खाते हैं उसको जूस निकाल के सिट्ठी को सुबह सुबह, कभी कभी तो कोई ज़्यादा खाता है तो दोपहरियों ला फिल्टर कर देता है ना। तो श्वसन करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में कचरा जो होता है तो उसमें क्या करता है, शरीर में उपस्थित कार्बन से वो अभिक्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो उसे क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। और जो हम लोग छोड़ते हैं उसे कौन लेता है, पेड़ पौधा ले लेता है, उसके लिए वो काम का है। इसीलिए सीखो, हर कचरा किसी दूसरे के लिए काम का चीज़ है, जो हमारे लिए काम का चीज़ नहीं हो सकता अगले के लिए काम का चीज़ होगा। इसलिए कोई भी सामान खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ, आपस में मिला और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का ये अपना गुण, ऑक्सीजन का अपना गुण, लेकिन मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपना गुण हुआ ना। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है ना। आगे की ओर उसके बाद लोहे में जंग लगना। लोहे में देखना, नया लोहा खरीद के जाओ चमचम, और रात में क्या करो, छत्ता पर छोड़ दो, शीत गिरेगा, बीने देखो ओकरा पर लाल जम जाएगा। तो लोहे में जंग लगना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम फीते का जलना, अगर फीता भी जलना होता है, जैसे कि अगर कोई वस्तु सिंपल सा मैग्नीशियम, तो कन्फ्यूजन में आ जाए कि मैग्नीशियम क्या होता है। मैग्नीशियम बस अभी तक जान लोगे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्या है, एक तरह का क्या है, एलिमेंट है, पदार्थ है। तो बस जान लो कि अगर कोई चीज़ जलता है तो अगर क्या कहते हैं तो वो क्या होगा, बिना अभिक्रिया करे जलेगा। अब तुम लोग क्या, कपड़ा में सलाई बारो, क्या होगा, जल जाएगा। अब ढेला में सलाई बारो, नहीं जलेगा। क्या दोनों अभिक्रिया किया, नहीं। तो जब तक क्या करेंगे, अभिक्रिया नहीं करेगा, वो जलने का भी काम नहीं होगा। कभी आप लोग लालटेन में पढ़े हैं या दिया में, लालटेन या दिया में जब पढ़ोगे तो क्या ऊपर से जो छेद निकलता है उस छेदवा को झांक देना, करिया करिया हो जाएगा, अरे तुम्हारा दिए बुझ जाएगा, लालटेने बुझ जाएगा। जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा, यानी वहाँ पर भी क्या है, अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो बिना अभिक्रिया का जलने का भी काम
नहीं होगा। ठीक है, उस तरह से दही का बनना, गर्मी का दिन आ गया, क्या चॉकलेट देना है, तो चलिए आप लोग बारी बारी सबको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते रह रहे हैं, आप बारी बारी से दे दीजिए। किसको किसको देना है? सब बच्चा को देना है कि हमरा देना है? हमको देना है। आओ आओ आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बढ़िया से इलाड़ा नहीं है, नाम से आना। चलिए, खुश रहिए, हैप्पी बर्थडे। आप लोग ये बोल दीजिए जी, हैप्पी बर्थडे क्लैपिंग करके। चलिए जाइए अब। इसका तो इंटरनेशनल हैप्पी बर्थडे हो गया, रिकॉर्डेड हो गया यूट्यूब पर एक तरीके। क्या नाम था इसका जी? नमो भुला गए। लक्की, लक्की है यो है। चलो, आज तक क्या कहते हैं ऑन स्क्रीन कोई बच्चा हमारे पास रिकॉर्डिंग के समय नहीं आया था, उसका क्या कहते हैं रिकॉर्ड में नहीं आया होगा, लेकिन सबसे पहला बच्चा आ गए, यानी कि नाम लकी है, लकी भी है। तो दही का जमना, हम लोग क्या करते हैं, दही जो कभी जमाए हो? तू जमाया है दही? जुट्ठा, दही खाया है सब, लेकिन दही को जमाने के लिए क्या करते हैं, पहले दूध को पहले बॉइल कर देते हैं, फिर उसके बाद जब सुसुम दूध हो जाता है, मतलब कि हल्का उसमें दूध गर्म रहता है, तब उसमें थोड़ा सा मात्रा दही का मिला देते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है, सुबह तक देखो तो वो दही जम जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, लेकिन अगर हर जमना, हर दूध का जमना दही नहीं होता है। कभी दूध का जमना क्या कहते हैं, पनीर भी होता है, कभी दूध का जमना दूध का फटना भी होता है ना, गर्मी के दिनों में अक्सर होते रहता है। ठीक है, तो दूध से दही का बनना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। कोनो दिक्कत यहाँ तक? अब तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं, एक अच्छा सा टॉपिक निकलता है इसमें से, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो बोला गया है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो बोला गया इन कारकों से पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो बोला गया है जो नीचे दिया गया है पॉइंट्स, उसके आधार पर हम लोग पता करेंगे कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि अगर पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होता है, कोई वस्तु है सॉलिड से यानी ठोस से क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठोस से गैस बन गया, या क्या कहते हैं, गैस से क्या हो गया, सॉलिड हो गया, मतलब कि ठोस हो गया, या द्रव से क्या हुआ, ठोस बन गया, यानी कि उसमें क्या हुआ है, अभिक्रिया हुआ है। सवेरे रात में रखे थे दूध, अब इन्हें पर हो गया दही, कुछ तो हुआ होगा, लोचा हुआ होगा ना। सवेरे पहर क्या कहते हैं, मम्मी गए थे किचन में तो सुबह में क्या था, आलू था, और उधर क्या कहते हैं टमाटर था, सब कुछ रखा हुआ था, और जैसे ही 9-10 बजे आए तो किचन में क्या है, क्या कहते हैं, खुशबू आ रहा है, उसमें आलू भी है, टमाटर भी मिला हुआ, एक नया फ्लेवर बन चुका है सब्जी। पहले तो कच्चा चावल था, और अब तसला में देख रहे हैं और कुकर में देख रहे हैं तो वो चावल बन चुका है, भात बन चुका है, वो पका हुआ है, कुछ तो हुआ होगा। यानी कि अगर कोई वस्तु अपना रूप में परिवर्तन करता है तो समझो कि वो अभिक्रिया हुआ है, चाहे अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। कोई वस्तु सड़ भी जाता है तो वो भी एक अभिक्रिया है, कोई वस्तु पक भी जाता है तो वो भी एक अभिक्रिया है, कोई वस्तु जल भी जाता है तो वो भी एक अभिक्रिया है, कोई जल वस्तु क्या कहते हैं भाप बन के उड़ भी जाता है तो वो भी एक अभिक्रिया है। मतलब ओवरऑल अगर वह अपना रूप परिवर्तन करता है तो समझो कि इसने अभिक्रिया किया है। दूसरा पॉइंट, पदार्थ का रंग बदलना। अगर आप कुछ नहीं, घर में आपका क्या है, आसपास में कोई पत्ता देखिए, कैसा रंग का होगा, जनरली हरा ही होगा, और उस हरा पे क्या कीजिए, घर में आप मार्केट से एसिड खरीदने जाइएगा, थोड़ा महंगा पड़ जाएगा या कोई देवो नहीं करेगा, आपके घर में हार्पिक होगा, उस हार्पिक को ले लीजिए, या घर का नींबू होगा उस पर चुआ दीजिए, सवेरे पर चुआइए और शाम को देखिए उस पत्ते का रंग बदल जाएगा, यानी कि वहाँ पे भी अभिक्रिया हुआ है। अगर कुछ भी परिवर्तन हुआ है तो अभिक्रिया हुआ है। दूसरा पॉइंट, गर्मी का विकास। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर 2, 4, 10 बच्चे, 50 बच्चे है, अगर यहीं पर 1,000 बच्चा आ जाए तो क्या गर्मी नहीं लगेगा? मेला में जाओ, गर्मी गर्मी, वहाँ भी अभिक्रिया हो रहा है। अगर क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ता है तो भी अभिक्रिया होता है,
पॉपुलेशन घटता है तो भी उसके द्वारा होता है, अभिक्रिया होता है। कभी मौसम बहुत गर्म है, देखो इस समय शाम तक जाओगे तो गर्मी खूब लगेगा, 12 बजे तक गर्मी लग रहा है, लेकिन 12 बजे के बाद मौसम ठंडा जा रहा है, यानी कि गर्मी में भी परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो रहा है। देखो इतना जो प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण के कारण जो टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अभिक्रिया ही तो हो रहा है। कहीं क्या कहते हैं, जम रहा है, कहीं गल रहा है, कहीं पे गर्मी है, कहीं खूब बरसात है, कहीं चले जाओ मणिपुर साइड में चले जाओ, पहाड़ी क्षेत्र में तो पानी ही पानी है, यहाँ पर पानी के लिए लोग तरस रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक तरह का अभिक्रिया है। उसके बाद गैस का विकास, गैस का विकास, जैसे कि आज जो ये प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशंस है, जैसे कि अभी गाड़ी का धुआं निकल रहा है, कहीं मोटर गाड़ी से धुआं निकल रहा है, कोई कल कारखानों से धुआं निकल रहा है, कहीं पर खाना बना रहा है उससे भी धुआं निकल रहा है। तो इससे क्या है, कई प्रकार के डिफरेंट प्रकार के अलग अलग भिन्न प्रकार के क्या है, गैस उत्सर्जित हो रहे हैं। तो समाज में, हमारे इकोसिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में चारों ओर क्या हो रहा है, वातावरण में गैस का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास मतलब वृद्धि हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। और अंतिम है प्रकाश का विकास, प्रकाश का भी विकास होता है, तो अभिक्रिया हो रहा है। अब प्रकाश का विकास कैसे होता है, तो हमारे पास क्या है, ये यहाँ देख रहे हैं तो कुछ और लाइट है, और इस टाइम लाए तो कुछ और देखा, क्या इसमें हमने बॉल मार दिया, कुछ तो इसके अंदर हुआ होगा। ये भी क्या है, एक घटना है, अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से कह सकते हैं। सबसे आसान वो सुने होंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस सुने होंगे, वो भी क्या है, अभिक्रिया है। यानी कि इतना सारा सुनने से पता चलता है कि इस पृथ्वी पर जो भी कुछ हो रहा है क्या है, अभिक्रिया है। बच्चा पैदा ले रहा है, अभिक्रिया है। तो कैसे, तो पहले वो बच्चा अगर पैदा, एक छोटा सा कोशिका होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या कहते हैं, एतर होके हो जाता है, और फिर एतर होके तुम्हारा जैसा हमारा जैसा खंबा हो जाता है, अभिक्रिया हो रहा है ना, तो अभिक्रिया ही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं एक अभिक्रिया का ही हिस्सा है, पार्ट है, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट सोचते हैं, इसके अंदर होता है, अभिक्रिया के अंदर कुछ कुछ टर्म आते हैं। तो पहला टर्म आता है अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ये किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि आगे चल के अगर आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहाँ पे इंग्लिश तो पढ़ना ही होगा। कब तक भागोगे, तो क्यों ना अभी से तैयार हो जाओ। तो अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, तो सच टाइप्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड और मॉलिक्यूल हु टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम और दूसरा एग्जाम्पल लिया क्लोरीन, ये दोनों को अभिक्रिया कराया तो बना दिए सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन क्या है, अभिकारक है। किसी को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, इन इंग्लिश रिएक्टेंट कहेंगे। बात समझ में आया। यानी ऐसा पदार्थ, चाहे वो पदार्थ अणु हो, परमाणु हो या यौगिक हो, अगर वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उस पदार्थ को, उस अणु को, उस परमाणु को, उस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है। अब आता है दूसरा का है उत्पाद। उत्पाद जो होता है, जैसे कि तुम लोग मम्मी पापा के सामने क्या कर रहे हो, उत्पात, उत्पात करते ना हो जी, बदमाशी, तो ऐसा ही कुछ होता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है कि आपने क्या किया, कि जैसे अभी एक एग्जाम्पल हमने किया, एक लगाया दूध और प्लस लगा दिया जोरन, तो क्या बना, दही। तो दही क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। दूध क्या है, का अभिकारक। जोरन क्या है, अभिकारक। ठीक है, ये नहीं कि जोरन कुछ करना है तो कुछ कारक है। दूध और जोरन यहाँ पर अभिकारक है, और दही जो बना उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। बुझा रहा है, कोई दिक्कत, समझ में नहीं आएगा तो बोलना, उसको फिर से रिपीट करेंगे।
कि ऐसा नहीं करते करते कभी झपकी नहीं मार देना है। ऐसा तो नहीं ना हो रहा कि पढ़ा रहे हैं तो बोरिंग सा लग रहा है। किसको किसको बोरिंग लग रहा है? ज्योति तुमको? अरे इसको लग रहा है बोरिंग। अब आते हैं अभिकारक को, उत्पाद को तो हम लोग समझ लिए। रासायनिक समीकरण ये क्या होता है? टाइम कितना हुआ? अभी है ना 10 मिनट चलेगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाला पदार्थ, वो तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना? N है। सोडियम का परमाणु संख्या N है। मती खराब हो रहे कहा तो रे। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? मार दो Cl फिर हो 17। तो ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिला तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड। ये क्या बन गया? हमारा यौगिक बन गया। ठीक है। तो ये जो Na+Cl बराबर NaCl कर दिए, तो जो पूरा जो प्रदर्शनी हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? इसका हो रहा है केमिकल रिएक्शन का। किसका? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक समीकरण, सॉरी केमिकल रिएक्शन करे, केमिकल इक्वेशन, समीकरण है ना, तो केमिकल इक्वेशन। अगर किसी अभिकारक और उत्पाद का प्रदर्शनी मतलब एक तरह का दिखाया जाता है इस तरह से, तो उस पूरे समीकरण को जहां पर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, यानी अभिकारक भी है और उत्पाद भी है, तो उस प्रदर्शनी को एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल। बच्चा अंग्रेज हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हम लोग को इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अचानक से जैसे ही इंटर में जाएगा ना तो नहीं इंग्लिश देखेगा तक कहेगा कि हिंदी में साइंस लेंगे, हिंदी बढ़िया होगा। हिंदी कब तक इंग्लिश से भागोगे? जो चीज़ से जितना भागोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे मैथ से भागते हैं, तो मैथ तो बउआ जहना से पैदा लेता हुए से शुरू हो जाता है और मरने तक शुरू हो। देखते हो कोई व्यक्ति मर जाता है तो घाट पर, अच्छा लकड़ी के पैसा तू कितना देला है, कितना हिसाब होता है ना, मरे घड़ी तक हिसाब होता है। अरे मरना के काम क्रिया के बाद भी हिसाब होता है, ओकर काम क्रिया में फलना कितना दिया, क्या चिल्ला कितना दिया, हिसाब होता है ना। तो जन्म से लेके मरम तक मैथ नहीं छोड़ेगा, तो उससे पीछा भागो तो उपाय है। तो उसी तरह से इंग्लिश भी है। हमारे समाज में अगर जीना है तो हमारे खास करके भारत में तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों बोला जाता है, दोनों की जानकारी बहुत जरूरी है। आगे की ओर चलते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। अभी हमने जो बताया कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। निरूपित मतलब दर्शाया जाता है। आगे बताया गया है क्या? रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ये क्या बोला गया कि जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो उसमें ये भी दर्शाना है कि अगर क्या कहते हैं जो वस्तु अभिकारक है तो वो ठोस में है कि द्रव में है कि क्या है, गैस में है। जो बना वो भी ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में, जिस अवस्था में है उस अवस्था को भी कोष्ठ के अंदर लिखना है। जैसे कि अगर हमारा बन गया क्या कहते हैं H+ और OH- मिलके क्या बना, क्या बनेगा? H+ और OH- मिलके क्या बनेगा? मम्मी की पापा कि दादा दादी? ओ बनेगा। शाबाश। तो हमने बना दिया जल। जल ही जीवन है। H+ और OH- मिलके क्या बना? जल बन गया, H2O बन गया। ठीक है। तो इसके कोष्ठ में क्या लिखेंगे? L। L क्या है? L फॉर लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसको किसको याद है? ना ना माँ पापा एकदम गड़बड़ाई, जिसका परफॉर्मेंस जो अमन का है गड़बड़ा रहा है। तू ना माँ पापा हम सारे गाँव में पा कर देता है रे। ठीक है। तो इस तरह से जब भी अभिक्रिया लिखते हैं तो उसकी अवस्था को भी क्या करते हैं? दर्शाते हैं। फिर बोला गया रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर रखते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हुआ, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हुआ कि क्या किया, NaCl को हमने अभिक्रिया कराया, यहाँ पर क्या हो गया? NaCl आ गया। ठीक है।
और भी कोई अभिक्रिया। तो अगर मान लेते हैं जो अभिक्रिया हुआ है 120 टेम्परेचर पे हुआ, तो 120 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 पास्कल, तो 1 पास्कल या 1 atm इस तरह से इस एरो पे भी लिख देंगे, भी दर्शाया गया है। पदार्थ किस अवस्था में, उसके कोष्ठ के अंदर लिख देंगे। और उसके अंदर क्या कहते हैं, अगर मान लेते हैं कभी कभी अभिक्रिया होता है कि चलो बन रहा है हमारा क्या, तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं दूध बना, मिल्क है, और उसको क्या कहते हैं, कर्ड है, दही है, दोनों को मिला है, तो मिला दिए तो कितना टेम्परेचर पर, मनमाना टेम्परेचर पर, ये तो निश्चित होगा। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर हो गया आपका 18 डिग्री सेल्सियस पर, 18 डिग्री सेल्सियस पर वो तैयार हो रहा है, तो क्या बना आपका, कंप्लीट दही बना, यानी कि कर्ड आपका कंप्लीट बन गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लिक्विड में, ये आपका भी क्या हो गया, लिक्विड में। कि दही बना तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्या होगा, इसको कह सकते हैं सूख जाता है तो सॉलिड में आ जाएगा ना, प्योर सॉलिड तो नहीं लेकिन सॉलिड में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने क्या किया, मिल्क का भी स्थिति को बताया, इसके कर्ड का भी स्थिति को बताया, इधर जो प्रोडक्ट बना उसकी भी स्थिति को बताया, और कितना टेम्परेचर और प्रेशर लगा उसको भी बताया। लेकिन हर रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, वो आगे चल के जब 11-12 में जाएंगे तो वहाँ पे ही बताएंगे। हर कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर देने की ज़रूरत होती है, कैटलिस्ट देने की ज़रूरत होती है, सब में देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पर दर्शाता है, दिखाया जाता है, वहाँ पर ज़रूर देना है, जहाँ पे रहेगा वहाँ देना ही है। तो इस तरह से हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक इक्वेशन और रसायन किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, सब धीरे धीरे पढ़े। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु कितने लोग बता सकते हैं, कोई नहीं। तो बोला गया है क्या, परमाणु क्या होता है, तो किसी परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। अब एटम बताओ किसको कहते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बात समझ में आया, जिसे ना ही तोड़ा जा सकता है और नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए, बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं कि आपके घर में क्या कहते हैं, एक बेसन का लड्डू आए, बैना समझते हो, और क्या कहते हैं, तुम लोग 4 भाई हो, मम्मी कहे कि बराबर बराबर बांट के खा लो, चारों बेईमान, वो कहे कि ज़्यादा खाम काम, तू कहे वो ज़्यादा ले लो, वो ज़्यादा करके दोनों आपस में लड़ गए, लड्डू हाथ से गिर गया नीचे और हो गया धरती में मिल गया। अब उन्हें से मम्मी आई, 4 थाप, 2 थाप दोनों सब कर दी, ले ठू सब। अब कहेगी कि उठा ले बउआ, अब तुम कहोगे कि ऐसे करके उठा ले, तो एक को कन उठेगा, बुनिया वाला लड्डू हो तो उठियो जाए, लेकिन ये वाला उठेगा, तो तुमको कहेंगे कि एगो लड्डू क्या हुआ, ऐसे ऐसे पूरा छितरा गया। अब ऐसे छुरे, अब उसको कहे कि उसको बांट लो, चारों में बटेगा, नहीं बटेगा, तो इसे बांटा नहीं जा सकता है। तो जो छोटा सा कण बचता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, परमाणु कहेंगे। बात समझ में आया, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, उसी के क्या कहते हैं हम लोग, एटम कहते हैं। ठीक है, और एटम के अंदर आगे क्या क्या होता है वो आगे चल के बताएंगे, या परमाणु संरचना का वीडियो जो हम बनाए हुए वहाँ से चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ इंग्लिश मीडियम में ही बनाया हुआ है और हिंदी मीडियम में बनाया हुआ है। आज क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। तो महत्व को जानने से पहले हम लोग समझेंगे क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है हमने जाना था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर करते हैं, अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अरे हल्ला नहीं करो रे छोटू, थोड़ा देख लेना, हल्ला नहीं करे। तो अगर यहाँ पर है N2 है और इधर क्या है O है, तो इधर हमने अभिक्रिया कर दिया क्या NO। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हमने दिखाया है। तो ये जो हमारा है ये क्या है, अभिक्रिया है। कैसा, तो रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में इसके 2 पार्ट हैं मुख्य रूप से। एक वाला जो पार्ट है
इधर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। अरे हल्ला क्या कर रहा है रे मयंक, तोरा पटक देंगे रे। इधर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इधर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में इसकी चर्चा की थी। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब इधर भी क्या है, परमाणु है, अणु है, और इधर भी क्या है, परमाणु, अणु, या क्या कहते हैं, यौगिक है। तो बोला गया है कि अब यह संतुलित कब होगा, तो अभिकारक वाले पक्ष को हम लोग कहेंगे दायां पक्ष, और उत्पाद वाले पक्ष को क्या कहेंगे, बायां पक्ष। अगर दायां पक्ष यानी कि क्या कहते हैं, LHS और RHS, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होगा, जब आपस में बराबर हो जाएगा। बराबर क्या, मैथ की तरह बराबर नहीं, परमाणु और अणुओं की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी तो मानेंगे कि वो क्या है, संतुलित है। तो अभी इधर देखो, इधर क्या है, दो गो क्या है, नाइट्रोजन है। इधर के वो नाइट्रोजन है, एक वो नाइट्रोजन है। तो क्या ये संतुलित है, नहीं संतुलित है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या किए, दो गो नाइट्रोजन कर दिए। लेकिन नाइट्रोजन को जैसे ही दो किए तो यहाँ पर ऑक्सीजन दो गो हो गया और यहाँ पर O था, लेकिन पहले से यहाँ पर O2 होता है, यहाँ मिस्टेक सर, ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन भी दो गो हो गया और नाइट्रोजन भी दो गो हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन दो गो हो गया और नाइट्रोजन भी दो गो हो गया। अब हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर है। अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर रहेगा तो समझेंगे कि हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। और आपको एग्जाम में, फाइनल 10th एग्जामिनेशन में समीकरण संतुलित करने के लिए भी मैं भी देता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप में देता है। या कहीं भी समीकरण देखें तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने से पहले उसको क्या करें, संतुलित कर दे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका महत्व क्या है हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो बोला गया है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये हमने 9th में ही पढ़ाया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसका मतलब क्या होता है तो बता सकते हो, 9वां में पढ़ेंगे ना, 10वां में आए तो बताओ कि क्या होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, अभिक्रिया में क्या कहते हैं, जो होता है उसमें द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यानी नाइट्रोजन क्या होगा का मान, अगर क्या कहते हैं, अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल जो दिया कि N2 और O2 बना दिए 2NO, बना दिए ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, कितना परमाणु संख्या 2, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जे परमाणु संख्या इसका 7 ना जी। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, 8। यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 7 ही होगा, और परमाणु संख्या ऑक्सीजन का भी क्या होगा, 8 ही होगा। परमाणु संख्या क्या बदल रहा है, अगर एक नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, एक्सेप्शन है तो 1.008। लेकिन चलिए हम लोग लेके चलते हैं कि जनरली अगर कुछ नहीं है, चलिए 1.008 ही लेके चलते हैं। तो क्या यहाँ पर नाइट्रोजन का भार 1.008 से बदल जाएगा। अगर हम क्या कहते हैं, एक कलम है, एक कलम हम अपने हाथ में यहाँ लिए हुए हैं, 2 ग्राम 4 ग्राम जो भी होगा इस हाथ में लिए, तो क्या वजन इसका बढ़ गया या घट गया, नहीं, इसका तो मान उतने न होगा। अगर एक सिंपल सा बात है कि कि अगर किसी को 4 kg सब्जी बनाना है, 4 kg सब्जी बनाना है आलू परवल का, तो क्या करेंगे, 4 kg अगर सब्जी बनाना होगा तो मान के चलो 2 kg आलू डाल देंगे, आधा kg परवल डाल दिए तो 2.5 kg हुआ।
अभी भी 1.5 kg बच रहा है। 1.5 kg में चलिए तो 250 ग्राम मसाला चला गया, तो 3.25 किलो हो गया। उसके बाद बाकी का क्या कहते हैं नमक वगैरह मिला के अगर पानी वगैरह मिला के करेंगे तो उसको क्या करेंगे, इतना पानी डालेंगे कि वो क्या कहते हैं उसको 4.25 kg तक हो जाए। अब वो खोलेगा तो कुछ पानी भर जाएगा, लेकिन 4 kg के अप्रॉक्स में आ जाएगा ना तो तौलेगा। कभी जाओगे होटल्स वगैरह में खाने तो पूरी बुनिया या पूरी जलेबी सब तौल के देता है, ठीक है, इतना केजी चावल या इतना केजी क्या कहते हैं। तो कहने का अर्थ होता है कि अगर क्या किया जाए, चावल हो या कोई भी वस्तु हो, उसका द्रव्यमान जब अभिक्रिया करता है तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब इधर का यानी कि अभिकारक साइड का क्या कहते हैं परमाणु भार और उत्पाद साइड का परमाणु भार हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। जैसे कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इधर भी जोड़ देंगे, इधर भी क्या है 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों का वजन अगर जोड़ेंगे तो दायां पक्ष बायां पक्ष भारी होगा। तराजू पे दोनों हाथ में दोनों तराजू पे रखेंगे बराबर वजन, तब ना क्या होगा, डंडी बराबर होगा। तो संतुलन होने के लिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का होना अति आवश्यक है। इसका मतलब क्या कि आपको क्या कहते हैं दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों साइड का परमाणु भार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, जो अभी हमने बताया। चलिए तो इसके बारे में फिर से बकने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या तरीका स्टेप बाय स्टेप हमने क्या कहते हैं बताया है, और जो तरीका बताया जा रहा है इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि उसमें अंक लगाओ और दोनों को देखो कि बैलेंस है कि नहीं, हिट करो ट्रायल करो। कहने का मतलब कि हिट एंड ट्रायल समझते हो, क्रिकेट खेले हो? नहीं, लेकिन जवानी बुढ़ारी कभी भी नहीं खेले होगे, नहीं। तो जब बैट खेलते हैं तो कहते हैं कि पहले टरैया बॉल दे, मगनिया बॉल, 6 गेंदा के ओवर तो एगो टरैया दे दे, तो एगो ऐसी देता है तो ऐसे मारता है, तो क्या देखता है कि बैट और गेंद अपने हिसाब से चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ भी क्या करेगा, अंक देख के बैठा के देखेगा कि दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं तो उसको हटा के फिर दूसरा अंक देगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड उसको बोलेगा सिंपल भाषा में। इसमें पहला चरण क्या है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या बना ले, बॉक्स बना ले। तो जैसे कि हमने फेरस और H2O से अभिक्रिया करा के F2O O3 और H2 हमने बनाया, ठीक है। चारों तरफ हमने क्या किया, पहला में बॉक्स बना लिया, ठीक है। कोई यहाँ तक दिक्कत, इसमें कोई माथा पेची न होगा कि चलो ये तो लिखल है, बॉक्स बना दिए, गोल गोल घेर दिए। उसके बाद अगला आते हैं स्टेप, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करें, वो तो हम भी जान रहे हैं। चलिए भाई बॉक्स में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, गोल गोल अंडा। अब कोई बच्चा स्क्वायर कर देता है, कोई गोलाकार भी कर देगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ना कि किसी का एकदम प्योर लंबाई चौड़ाई, अगर स्कूल में जाओगे, अगर परीक्षा देने जाओगे तो कोई बच्चा कुछ नहीं आते रहेगा, नहीं पढ़ता है, तो वो क्या करेगा, एग्ज़ाम में जाएगा तो चोरी करेगा। तो अगला से पूछेगा ना कि भाई वाह कौची लिख ले है, वो तो लिखे में बेचारा परेशान है, फाइनल एग्ज़ाम है, तो कौची कहे अपने हमने जानते हैं लिखना तो लिखो। तो क्या करेगा, तुम अगर क्या कहते हैं अगर ऐसे लिखोगे क, तो उसको पता नहीं चल रहा है कि क लिखा है, तो उसी देख के वो घुमा देगा कि जे है से वही सही, काहे कि वो लिखा होगा तो सही लिखा होगा, बच्चा तेज है, ठीक है। तो उसी तरह की गलती नहीं करना है कि अगर स्क्वायर है तो किसी का लंबा चौड़ा ज़्यादा हो गया, किसी का कम, किसी का गोलाकार, तो गलत नहीं हो जाएगा, आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे साइड में चलते हैं, दूसरे स्टेप में चलते हैं। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कर लेंगे। जैसे देखो समीकरण में क्या किया, नाप लिया कि गिन लिया क्या कि अभिकारक साइड में क्या है, फेरस कितना है, एगो है, हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, और ऑक्सीजन एगो है। कैसे, तो हम लोग अपनी अभिक्रिया पर चलते हैं। फेरस क्या है, एगो है, हाइड्रोजन 2 गो है, और
और ऑक्सीजन 1 गो है। यहाँ पर देखो फेरस 2 गो है, ऑक्सीजन 3 गो है और हाइड्रोजन 2 गो है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी को यहाँ पर इधर साइड को उत्पाद साइड, इधर साइड को क्या कहेंगे? अभिक्रिया या अभिकारक साइड। और वही चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है LHS और RHS, दाया पक्ष बाया पक्ष, सॉरी इधर दाया पक्ष इधर बाया पक्ष। अब आगे की ओर आते हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरा पायदान हम लोग रखते हैं। अब बोला गया सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों के अभिकारक उत्पाद साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। बोला गया है क्या कि सबसे पहले अपने इच्छा के अनुसार कोई भी एक कोफिशिएंट मतलब गुना कर देंगे कोई टर्म में तो इधर क्या कहते हैं हाइड्रोजन H2 था और इधर क्या है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो किसी एक को पहले बैलेंस करने का काम किए। तो सबसे पहले क्या किए कि अभिकारक साइड में हमने इसको 4 से गुना कर दिया। तो 4 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन के गो हो गया, 4 से गुना किए तो के गो हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8 गो, 4 दूनी 16, 8 हुआ, हमको लगा 16 बोल रहे हो। फिर उसके बाद इधर देखो, तो इधर से हमने किया 4, तो इधर भी हमने क्या कर दिया 4 किया, क्योंकि समीकरण में दोनों साइड बराबर जिससे करेंगे। इधर हमने 4 किया तो इधर भी क्या कर दिया 4 कर दिया। तो इधर भी देखो हाइड्रोजन 8 गो और इधर भी हाइड्रोजन 8 गो, तो हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन देखो इधर क्या है 4 गो है, इधर देखो ऑक्सीजन 4 गो, बैलेंस है। चलिए अभी तक तो बैलेंस है। अब आगे की ओर बात, लेकिन हमारा क्या कहते हैं फेरस बाबू अभी भी बैलेंस नहीं है। तो बोला सभी तत्वों को परमाणुओं के चरण को 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब क्या कहते हैं अपनी इच्छा, यहाँ तो 3 की भांति कर रहा है, कभी जरूरत होगा तो 2 से कभी 3 से, तो इसको क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया फेरस को 3 से गुना कर दिया, तो 3 से गुना कर दिया तो 3 गो लोहा हो गया, यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन 8 गो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन क्या कहते हैं 4 गो और इधर क्या कहते हैं 4 गो ऑक्सीजन, और फेरस भी क्या हो गया 3 गो हो गया, हाइड्रोजन भी 8 गो हो गया। इस तरह से देखने से आपका लग रहा है कि समीकरण संतुलित है कि नहीं? अब नहीं लग रहा है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। फिर से अभिकारक वाला एगो LHS साइड बना लेंगे और दूसरा RHS साइड बना लेंगे और वहाँ पर परमाणुओं की संख्या को गिन लेंगे। तो देखो इधर अभिकारक साइड में 3 गो फेरस, इधर भी 3 गो फेरस, इधर क्या कहते हैं 8 गो हाइड्रोजन, इधर भी 8 गो हाइड्रोजन, इधर 4 गो ऑक्सीजन और इधर भी 4 गो ऑक्सीजन। यानी कि अब दाया पक्ष बाया पक्ष दोनों तराजू क्या है बराबर भार से रखा हुआ है। जब ऐसा हो जाएगा तो मानेंगे कि समीकरण मेरा क्या है संतुलित है। तो कोई बोला कुछ काजी, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो एक बात यहाँ पे बोला गया कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, बिल्कुल बात है, हमने पहले ही बोला है कि अगर आपको ध्यान में है या नहीं भी तो याद रखिए कि जब भी समीकरण लिखिए तो वो किस अवस्था में, अगर ठोस है तो सॉलिड, द्रव है तो लिक्विड और गैस है तो जी को यानी गैस। अभी नहीं कि हम क्या कहते हैं GS गैस LI पूरा करके लिख देना, वैसा कुछ नहीं लिखना है, उसको शॉर्ट में इंडिकेट कर देना है। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। चरण 6 में बोला गया स्टेप, अगला स्टेप है कि कुछ आवश्यकता परिस्थिति, जैसे कि अगर समीकरण लिखते हैं तो बीच में हमारा जो था इस तरह का एरो, ये जो एरो है, इस एरो पे जो एरो है यहाँ पे, इस पे क्या कहते हैं जो अभिक्रिया हुआ है तो कितना टेम्परेचर पे हुआ है, कितना प्रेशर पे हुआ है और कौन सी अभिक्रिया की उपस्थिति में हुआ है, उसको भी उस एरो पे लिख देते हैं। ठीक है ना, उसको भी उस एरो पे लिख देते हैं। जब सब कुछ लिखा जाएगा तब कहेंगे कि हमारा हिट और ट्रायल दोनों सही कर गया और मैच हम लोग क्या कर गए, जीत गए, है ना जी? तो आप लोग को ये बात समझ में आया, जीते वाला काम? आनंद समझ में आया जी? चलिए अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात। देखिए बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, समझते चलिएगा तो अच्छी बात है और नहीं समझिएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि खराब बात तो कुछ होता ही नहीं है। अब रासायनिक अभिक्रिया हम लोग जान लिए,
रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे वो भी जान लिए। अब आता है क्या कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, मतलब अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहला टर्म आता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? देख के नहीं, अपने मन से, अपन वाला भाषा, इन्हें कि देख के टप 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 पढ़ दिए आगे, हाँ हम तो बड़ा होशियार। तो संयोजन, जोड़ना, सन मतलब कि क्या कहते हैं, योजन करके मतलब कि जोड़ना, योज्य करना, जोड़ने की बात बोला गया है। क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, अणु परमाणु कुछ भी हो सकते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब बोला गया है क्या कि दो तत्व, बोला गया कि जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व, चाहे वो कोई परमाणु हो, अणु हो या कोई यौगिक हो, आपस में जुड़कर एक नए तत्व का या यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है? बताओ रे साहिल। ठोस है, ठोस है, ठोस है जी, कौन है? सॉलिड है, ठोस नहीं है। अरे बुरबक, तो सॉलिड और ठोस दो होता है। पप्पा अगर क्या कहते धोती पहन के आज सुनता कहो कि पप्पा ना है, कोई दूसरा कोई आ गया, चचा आ गया, कहा जाते इसको पापा धोती पहन के आएंगे तो कहेगी प्रणाम चचा, ये कपड़ा बदल जाएगा ना। तो सॉलिड को ही क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। देखो अगला है जल का निर्माण। H2 और O2 क्या कर गया, आपस में मिल गया तो क्या बन गया? H2O बन गया। H2O मतलब जल। जल कौन सी है, तुम बताओ सोनी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव या गैस? बताओ देवता, कुछ तो बताओ, कौन देवता हथुन ना? सॉलिड वाला, लिक्विड वाला, गैस वाला? गैस, शाबाश। अरे बुरबा, पानी पीते हो तो दम भाप ऐसा पीते हो, पानी से झरझर झरझर पीते हो, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन गया? बुझा हुआ चूना। ये तुम्हारा अभिक्रिया क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या कहते हैं, हमने लिखवाया भी है, इसको एकदम याद कर लेना, रट लेना बउआ, इसको VVI कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O के मिलने से क्या बनता है? बिना बुझा हुआ चूना बनता है। क्योंकि आपको क्या कहते हैं हिंदी में ही पूछेगा, ठीक है, कि बिना बुझा हुआ चूना अगर जल से अभिक्रिया बनेगा तो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बुझा हुआ चूना कैसे बनेगा, तो बिना बुझा हुआ को जल से क्या कहते हैं, बुझा देंगे तो बन जाएगा बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब सिंपल है, जल रहा है, बिना बुझल है, उस पर पानी मारेंगे तो बुझिए ना जाएगा, तो बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ऐसे आपका पूछ सकता है। ये भी पूछेगा कि क्या कहते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना किस तरह की अभिक्रिया है, तो किस तरह की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कभी कभी क्या कहते हैं, बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस तरह चीज़ों को देखना है। क्या कब होगा? जब दो या दो से अधिक तत्व, परमाणु या यौगिक मिलकर एक नए तत्व का, परमाणु का या यौगिक का निर्माण करता है, तो उस तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। अच्छा सोनी, दादाजी जिंदा है थू ना? मर गल थून 18 में, तो सॉलिड हलथुन के, लिक्विड हलथुन के, गैस हलथुन? दादाजी जब 18 में गल थुन तो जाए से पहले सॉलिड हलथुन के, लिक्विड हलथुन के, गैस हलथुन? समझे में नहीं आता है। सॉलिड मतलब कि दम ऐसा सॉलिड, एकदम मजबूत, हिले डोले ना। और लिक्विड मतलब पानी ऐसा बहे वाला, जैसे कि नाक से चुता है डेटा, और खटाक दो जीभ से लेकर चाट लेती हो। कैसा लगता है बताओ? कैसा लगता है? कैसा लगता है जी बताओ?
कैसा लगता है, कोई बताओ? नहीं बता है कोई? तो सब एक्सपीरियंस लिए होगे, कहते नहीं हो, कहोगे क्या? चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो जीना अगला अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि अगर ऐसी अभिक्रिया जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो उससे क्या होगा? बहुत सारा क्या होगा? ऊष्मा निकलेगा, गर्मी निकलेगा, ठीक है। तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अभी देखो सुन रहा है ना कि पाकिस्तान बम छोड़ देगा हिंदुस्तान पर, कितना कह रहा है कि क्या कहते हैं हम मरम्मत सब, हिंदुस्तान कह रहा है कि तब तू परमाणु छोड़ा हम हाइड्रोजन छोड़ूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है? इतना गर्मी बढ़ जाता है, उस परमाणु बम अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक या 10 किलोमीटर तक इतना गर्मी बढ़ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी चला जाएगा। या 100 डिग्री सेल्सियस तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, 300 डिग्री सेल्सियस तुम छुनछुना के मरोगे। ऐसे कभी क्या होता है, एगो अथी देखे हो, बैडमिंटन खेले हो, मच्छर मारे वाला बैडमिंटन, मतलब ऐसे सटा तो पट पट पट, और उसी जैसे बम छुटता हुआ ना तो हमने सब छुट छुट छुट, कहानी खत्म। तो आगे की ओर चलते हैं, लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो, लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी वाले में भी रहेंगे तो असर तो होगा ही होगा, पूरे देश में असर होगा, ठीक है। लेकिन वो बड़ा चीज़ है, लेकिन होने वाला नहीं है, घबराने की बात है नहीं। अगला है, उसका उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर मीथेन गैस को क्या किया गया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊष्मा निकला। तो ऊष्मा निकल रहा है तो क्या है? ऊष्माक्षेपी है। अब बताओ इसके अंदर क्या कहते हैं? अभिकारक कौन है साहिल, और उत्पाद कौन है? इस कौन वाला, ये पूरा में कौन अभिकारक है? कौन साइड है? एक साइड ई है और एक साइड ई है। कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है? अभिकारक ही है। अच्छा ठीक सर, ठीक। तो क्या है? कौन अभिकारक ही बोला? उत्पाद है। अभिकारक ही है, वेरी गुड। ये हमारा क्या है? उत्पाद है और ये हमारा अभिकारक है। अब बताओ इस अभिक्रिया के अंदर, अरे तीर हल्ला करने लगा, तरह सा हम हंस का दिए, कब बोले का कि मतलब कि भाव बढ़ जाता है सबके। श्वसन अभिक्रिया में देखो इसमें क्या कहते हैं बताओ सोनी, कौन अभिकारक है? एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है। कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है? उत्पाद ऊपरे वाला है, अभिक्रिया नीचे वाला है। अरे बकलोल, कहीं तो दिमाग के पटरी खोलो। इतना डिटेल से तुमको इधर पर जवाहर बहुआ तुमको साइंस ना पढ़ाएगा, तुमको हम बताते लिख देते हैं तो तुम जाकर खोज लो, ही नहीं खुद का पढ़ाई खुद नहीं कर, जाकर घूम लो। तुमको इतना डिटेल से खोल के साइंस नहीं पढ़ाएगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं कर, कहाँ दिमाग रख लो? पढ़ावे घड़ी दिमाग यहीं पर बोर्ड पे रखो, ठीक है, तब ध्यान देगा, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक वो अभिक्रिया है, यहाँ से उत्पाद और अंत में निकल रहा है ऊष्मा, इसलिए भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कोई दिक्कत? संयोजन पढ़ लिए, ऊष्माक्षेपी पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन में क्या होता था? जुटता था, और वियोजन में विरह होगा। कैसे? राम जी क्या कहते हैं, सीता जी राम जी को छोड़ के चल गए थे वनवास, ठीक है, तो क्या हुआ था? वो अभिक्रिया हुआ था, राम जी ने या सीता जी ओने, ठीक है। आ न पढ़वा ना तो दूल्हा छोड़ के चल जेतो, तब क्या करवा? कह कि दाम बकलोल है का, कैसे से कर दिलक बियाह मैया बाबू। इसलिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ब्याह शादी के फेरा में न रहो, नहीं तो अपन ब्याह घड़ी दिक्कतें हो जाएगा। इसलिए पढ़ो, दम पढ़ना जरूरी होता है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वहाँ विरह ना हो, इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, इस विरह को समझ लो कैसे होता है। तो बोला वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। बोला गया है एक ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर एक यौगिक या परमाणु अणु टूटकर क्या कहते हैं, एक से अधिक अणुओं में, परमाणुओं में टूट जाता है, यानी अभिकारक साइड एक होगा और उत्पाद साइड एक से अधिक होगा। तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे?
वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया भी कहेगा तो यही डिफिनीशन, और वियोजन भी कहेगा तो यही डिफिनीशन। ठीक है। अब यह वियोजन अभिक्रिया भाई 3 प्रकार के होता है। उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन जो होगा, वैसी अभिक्रिया जो वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा की सहायता से ऊष्मा द्वारा किया जाता है। अरे फिर हल्ला, अरे आज क्या हुआ तो निकरे तो नाक कचकर करता है। अरे कौन गौरबा करता है का ना करे उर्रार है, ना पड़ता है, मुड़ी गोदते रहता है उसको, उतना ना उसको टुनियाते रहेंगे ना तो फिर बिगड़ जाएगा उसको। बीच बीच में ओकरा देखे पड़ता है। आज कह रहा है कि जूता लेवे गए हैं। हाँ जी, वही से लेट हुआ है। आज पीटला दौड़े तो कि जूता लेवे चल गए थे, वही चलते लेट हो गया कि जाओ जाओ। तो ऊष्मा वियोजन में बताया गया क्या कि जब क्या वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा द्वारा किया जाता है उसे ऊष्मा वियोजन कहते हैं। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करके किया जाता है उसे विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जो प्रकाश की मदद से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यानी कि आपका वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, याद रख लेना है। अगला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बोला गया क्या कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यानी कि किधर साइड, इधर वाला साइड जहाँ पे अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया जाए, किसकी आवश्यकता पड़ती है, या तो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, या विद्युत ऊर्जा करंट की आवश्यकता पड़ती है। तीनों में से कोई या तीनों की आवश्यकता पड़ती है तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। या कुछ भी याद नहीं है तो वैसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। कुछ याद नहीं है तो सिंपल भाषा में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है उसे क्या कहते हैं आनंद, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। टाइम है ना, देखो तो तो 10 मिनट में तो अभी ढेर समय है, पूरा हो जाएगा। तो बोला गया इस अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित मतलब क्या होता है, तुम लोग कोना धोना खेले हो, कोना धोना वस्तु को गतिशील कर देते हैं कोना धोना में। ये हाँ, तो हम अभी बात कर रहे थे कोना धोना के, तो आप कहाँ से कहाँ चल गए यार, गजब हाल है। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, बात तो खराब होता नहीं है। तो कोना धोना में क्या होता है, जो कोना छोड़ा उसके धोना में जाके घुस गया, ठीक है, तो उसी को कोना धोना कहते हैं। इन्ने का वस्तु ओन्ने, ओन्ने का वस्तु ओन्ने, यानी ओन्ने का इंसान ओन्ने, ओन्ने का इंसान इन्ने, यही ना होता है। और जे बीच में रहा वो चोट्टा निकला। तो कौन चोट्टा रे, और कोई बोला उन तीनों आपस में देख रहा है, ये सब नहीं हो सकती है, चोट्टे की बात है, चोटियों तो हो सकती है, कोई हो सकता है। ठीक है। तो बोला गया उसी तरह के विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि यहाँ पर अधिक क्रियाशील वाले तत्व, ठीक है। अब सोचो कि भोंदका के कोई कभी भोंदका तेजका को उठा के लेके जा सकता है। भोंदका मतलब जो बकलोल है, तोरा दने नहीं देख रहे हैं, तू अपना पर वही ले लो, ठीक है। तो मतलब वो कुछ ना उछो समझ में नहीं, उसको कहेगा अगर समझ लो नदी में कोई तैर रहा है और डूब रहा है और उसको कुछ नहीं आता है तैरे, और नदी में कूद गया, ताव में तो कूद गया कि निहाया हलवला रहा है, उसको लाएगा छाने जाएगा तो क्या होगा, ओकरे पर वो चढ़ जाएगा और वो बच जाएगा, वो कहानी खत्म। तो अभिक्रियाशील में बताया गया कि कोई ऐसा तत्व होता है जो जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है, कोई ऐसा तत्व जो अभिक्रिया करने में समय लेता है। जैसे कि आप लोग भी कुछ ऐसे हैं, कोई ऐसे भी तत्व है जो एक बार समझाए पटाख से हाँ सर याद हो गया, याद करके हाँ सर याद है।
और कोई ऐसे भी तत्व है जिसको घुसाते रहते हैं तब धीरे धीरे करके अभिक्रिया करता है। उसीलिए तो हम रिकॉर्ड करके रख देते हैं कि बार बार उसको अभिक्रिया करते रहो अपन दिमाग से। और कोई ऐसे भी तत्व है जो अभिक्रिया कर करके हम थक गए लेकिन वो अभिक्रिया करवे नहीं कहा, वो कहा कि तुम लाख करो प्रयास लेकिन सूरज टरे चंद्र टरे टरे न मोर विचार, हम न पढ़ेंगे तो न पढ़ेंगे, आप जो करना है कर लीजिए। तो अंत में कहा कि ओ मस्तु आपको जो करना है करिए। ठीक है, तो ऐसे भी व्यक्ति है, तो आशा करते हैं कि हमारे पास उस तरह के बच्चे ना आए, कम क्रियाशील आए, अधिक क्रियाशील आए चलेगा, लेकिन बिना क्रिया वाला इनर्ट गैस आ जाएगा तो बड़ा दिक्कत है भाई। ठीक है, तो बोला गया है वैसी अभिक्रिया जहाँ पर क्या होता है अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाला तत्व से क्या कहते हैं अभिक्रिया करके जगह का स्थानांतरण करते हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चला जाएगा, अपना स्पेस अपना स्थान चेंज कर लेगा। तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ देखो, लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर का परत जमना। अब क्या किया? फेरस को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराए, फेरस को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराए। तो एक सल्फरवा बड़ा लतखोर था, ये क्या किया? कहा कि हमरा एकरे से अच्छा है। ये कॉपर बेचारा कितना गोरगार था, तम पियर पियर सोना लेखा, लेकिन क्या कहते हैं सल्फटवा के करेठवे पसंद आया। कहा कि ना हमरा करेकवे सब रंग कच्चा जमुनिया रंग पक्का, एकरे से दोस्ती करेंगे। ये क्या किया कि सल्फेट उछल के और क्या कहते लोहा से अभिक्रिया कर लिया, और बेचारा अंतिम में क्या हुआ? कॉपर को छोड़ दिया। सोनी न पर्वत इन्हें से उछल के बनने। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया क्या कि यहाँ पर कहा गया कि अगर ये क्या किया, हमारा क्या कहते हैं कॉपर और फेरस की बात किया जाए तो दोनों में अधिक अभिक्रियाशील कौन था? तो लोहा था। तो लोहा से क्या किया, इससे क्या किया अभिक्रिया कर लिया, और क्या किया सल्फ यहाँ पर SO4 ने क्या किया अपने स्थान का क्या किया परिवर्तन किया। कहाँ कॉपर के पास था, चल गया फेरस के पास, और कॉपर अकेले रह गया। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। आगे की ओर इसमें चलते हैं। लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, लेकिन कॉपर के नीले विलयन का रंग हरा एटी सल्फेट निर्माण का कारण हो गया। मतलब वही चीज बोला गया। फिर एक और अभिक्रिया यहाँ पर दिखाया गया, जिंक है आए कॉपर सल्फेट है, फिर कॉपर का छोड़ दिया जिंक। जिंक क्या कि सल्फेट है ऐसा खत्म, ये क्या करता है हमेशा इसको दूसरे के पास फुर 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 चल जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, अपना विस्थापन कर लिया, अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरा के साथ भाग गया। तो बउआ साहिल अगर न पढ़ेगा ना तो मम्मी कितनो सुंदर लड़की ला देगी ना, तो तोरा भीड़ न रहेगी। जमाना बड़ी खतरनाक आ रहा है बउआ, जरा पास पैसा है वह एकरे दुनिया पूछेगा। कमाने के लिए पैसा क्या करना पड़ेगा? खूब बढ़िया नौकरी करना पड़ेगा। अब बढ़िया नौकरी करने के लिए क्या करे पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो ना अच्छा अफसर बनोगे, और ना पढ़ोगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। इसीलिए पढ़ो, तो भविष्य में बड़ा दिक्कत है जी। अगला आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। का ज़्यादा हो रहा है का? थोड़ा सा है, एक आध पेज और है। तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में बोला, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जहां पर आयन, आयन मतलब समझते हो धन आयन या ऋण आयन, जिस पर प्लस है उसको धन आयन कहते हैं, और जिस पर माइनस है उसको ऋण आयन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है देता है उस पर धन आयन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋण आयन होता है। ये सब आप याद रखिएगा, ये आप 9th में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, उस तरह की अभिक्रिया जो होगी जहां पर धन आयन और ऋण आयन के आदान प्रदान से क्या किया जाता है अभिक्रिया का होता है, और नए कंपाउंड का यौगिक का निर्माण होता है। तो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अरे फिर हल्ला तो आज छोटू तुमसे ना दम समार खा रहा रे। अगला है हमारा उपचयन एवं अपचयन। नाम में बड़ा अच्छा है, कभी कभी पूछता है उपचयन और अपचयन में अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें, ये होता क्या है।
तो उपचयन क्या होता है? तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझते हो? नहीं समझते हो, चलो आगे समझना। अभी बस इतना समझ लो कि उपचयन क्या होता है? तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास होगा, मतलब कि कमी होगा। तो अथवा दोनों हो तो इसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला गया कि या तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ जाएगा या तो हाइड्रोजन घट जाएगा, या तो दोनों काम होगा, ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन भी घट जाएगा। तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सा बात में क्या बोला गया कि वैसी अभिक्रिया जहाँ पर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन क्या होगा? घट जाएगा या ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, या तो दोनों काम होगा, हाइड्रोजन भी घट जाएगा और ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा। तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जिसका अरे बड़ा हल्ला कर रहा है, आ गए ना तो बड़ी पिटाएगा रे। अरे कौचो रहा तुमसे छोटू, नहीं संभाल खा रहा रे, मारो तो दूर हाथ धर के ला तो फिर धर के ला तो फिर क्या कर ले लाला मचैले है। हमें रहते हैं क्लासवा में तो कोई चूचुओ चाह नहीं करता, हम बैठे रहते हैं, कोई तो कुछ आगे पूछे हल्ला करता है जी, तब लगता है शरीफ है। अब आता है इसका एग्जाम्पल हमारा है कार्बन और ऑक्सीजन ने क्या किया? अभिक्रिया किया। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ ना, तो क्या हो गया? कौन सा अभिक्रिया हो गया? उपचयन। अपचयन तो नीचे है। अब बोला गया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, मतलब उसका उल्टा। अगर ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का कमी होगा तो उसे क्या कहेंगे? उपचयन। और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन। बात समझ में आया? दोनों में खाली बढ़ने और घटने का है। अच्छा, अरे तू पहले आओ, नहीं आओ, पहले आओ, देखेंगे बाद में कुछ दोनों। अरे जब तक हम उन्हें क्लास ले रहे हैं ना, मुझे पर उठा बैठी करो, करते रहो, उधर उठा बैठी करो, करते रहो। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है। देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, उपचयन और अपचयन है, तो बोला कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों रहे तो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला गया कि वैसी अभिक्रिया जहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दिमाग में रखना है कि वैसी अभिक्रिया जहाँ पर उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन किसको कहते हैं? जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन का ह्रास होगा। और अपचयन किसको कहेंगे? हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, चलो रे जाओ जाओ जाओ। अगला है हमारा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या होता है। तो बोला गया है क्या? सबसे पहला संक्षारण। हमारे जीवन में हम लोग जो क्या कहते हैं जीते हैं, उस रोजमर्रा के जीवन में ये जो उपचयन अभिक्रिया है उसका क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, क्या उपयोग है, उसके बारे में जाएंगे। सबसे पहले संक्षारण। कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण किसे कहते हैं, तो आपको इस तरह का डेफिनेशन याद रखना है। तो बोला गया है क्या कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि में संपर्क में आता है। बोला गया कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है। हाँ, आ जाओ, अरे बढ़िया जाओ रे। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर सांचरित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। किन पर? कोई भी धातु ऑक्सीजन की आर्द्रता, मतलब कि मान लेते हैं कि क्या कहते हैं, लोहा है, लोहा पर जंग लग गया, तो जंग लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? वो कमजोर होगा। तो वही बोला गया है कि वो भी एक अभिक्रिया क्या कहलाएगा? संक्षारण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि लोहों की वस्तुओं पे जंग लगना,
चांदी के ऊपर काली परत लगना और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब क्या कहते हैं, संक्षारण का एग्जाम्पल है। आप लोग तांबा के बर्तन में पानी वगैरह पीते होंगे, देखिएगा 2-4 दिन में एकदम करिया ऐसा हरियर हरियर टाइप के हो जाएगा, वो भी संक्षारण है। लोहा को अभी नया खरीदो और पानी में भिंगा के रात भर छोड़ दो या रात में सीते में छोड़ दो, बिना देखो तो उस पर जंग आ जाएगा, ठीक है, वो भी होगा। या चांदी के आप लोग पायल पहनते होंगे, कोई ना पहन ले है जी, तो चांदी के अगर पायल पहन तो देखो कुछ दिन के बाद वो गंदा हो जाता है, उसको साफ करने के लिए कौन सी करते हो, नींबू रगड़ दे के साफ करना, जल्दी साफ हो जाएगा एकदम चकाचक, ठीक है। और अगर आपको क्या कहते हैं तांबा का बर्तन साफ करना है तो राख से साफ करो, सबसे बढ़िया से साफ होगा, उससे बढ़िया से कोई नहीं। राख सबसे उसके लिए बेस्ट उपाय है, राख से रगड़ के साफ करो, 2 मिनट में साफ हो जाए, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए है। अगला है संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है, तो सिंपल है कि उस पर पेंट कर देंगे। अब पेंटिंग का तरीका अलग है, यसद लेपन है, विद्युत लेपन है, पेंट करना है, ये सभी तरीका है जिससे अब सिंपल है कि अगर हम अपने शरीर को बचाना है तो उसको क्या करेंगे, ढक देंगे, ढक देंगे तो अपने आप वो सिक्योर हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक है जिसकी मदद से संक्षारण से हम लोग अपने धातु की वस्तुओं को क्या करते हैं, बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अगला है हमारा लास्ट टॉपिक है, हदियाना नहीं है कि सब चल गए हम एजे रख लेते भाव, और जिसको जाए के मन कर रहा है तो गत्ते से क्या करो, बेग उसको सटक के निकल लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पूरा करेंगे। विकृत गंधिता क्या है, तो बोला गया वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे कि उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। एगो होता है सुगंध, एगो क्या होता है, दुर्गंध। गंध को 2 भागों में बांटा गया, एगो सुगंध, एगो दुर्गंध। जैसे कि आप लोग मारते हैं परफ्यूम तो क्या है, सुगंध, और आप लोग क्या कहते हैं, लैट्रिन छीट लीजिएगा तो क्या होगा, दुर्गंध, है ना। एक क्या कहते हैं, अगर बढ़िया खाना है, आप साग सब्जी या कुछ भी बनाते हैं तो उससे क्या आता है, 2 दिन छोड़ दीजिए गर्मी के दिन में, फिर सूंघिए क्या आएगा, दुर्गंध। तो सुगंध 2 प्रकार का, सुगंध और दुर्गंध। तो हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी को सुगंध दुर्गंध लगता है, दुर्गंध सुगंध लगता है। जैसे कि मान लेते हैं आप लोग कोई सेंट मारे तो कोई नहीं कहता कि रे बाप सेंट मार ले और माथा धर लिया, नहीं कहता, कौची मार ले है सब। खास करके तुम लोग अगर नए जमाने की यूथ हो मार लेते हो अगर सेंट, तो नहीं के दादी कहती कि सेंट मार लेते, दम बहक गई है, दम पक्का दम माथा पर चढ़ रहती होगी कि ये सब मत कर, है ना, करते रहती है। तो वो क्या है, तो उनके लिए वो दुर्गंध है। तो सुगंध दुर्गंध अपने सुनने वाले पे निर्भर करता है, तो वही बोला गया, उसी को एक नाम दिया गया है, क्या, विकृति गंध। तो वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री, जैसे कि कोई तेल वाला वस्तु है जिसमें फैट वगैरह होता है, अगर उसको खुला ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। साग सब्जी देखो, सब्जी वगैरह बनाते हैं या दूध वगैरह छोड़ देते हैं, वो खराब हो जाता है, खट जाता है, बेकार हो जाता है। तो उससे क्या आने लगता है, दुर्गंध ना कि सुगंध, दुर्गंध। तो उस दुर्गंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी कि कोई तैलीय पदार्थ से, वसा युक्त पदार्थ से अगर कोई खराब महक आने लगता है तो उस खराब महक आने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। और अगला हमारा क्या है, क्या है, लास्ट है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, लास्ट है कि बोला गया है क्या कि विकृत गंध को रोकने का उपाय प्रति ऑक्सीजन का उपयोग करना, यानी ऑक्सीकारक का उपयोग करना, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखना। मतलब बोला गया है कि ऐसा वस्तु में संपर्क रखना जिससे कि हवा के वो संपर्क में रहे, ढक के रखेंगे तो हवा के संपर्क में नहीं आएगा। वायुरोधी मतलब कि वो कहने का मतलब ऐसा वस्तु जैसे इक्विलिब्रियम समझते हो, जैसे हॉटपॉट, उस टाइप की वस्तु की वो हवा के संपर्क में बहुत कम आता है, तो वहाँ पे वस्तुएं कम खराब होगी। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा उपयोग करना। और शीतलन, शीतलन मतलब क्या कहते हैं, कोची करते हैं हम लोग घर में सामान को खराब होने से रखने के लिए, शीत रखते हैं, कोची करते हैं, फ्रीज में रखते हैं। शीतलन करना मतलब फ्रीज में रखना, फ्रीज में रखते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं शीतलन, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग को, जैसे कि आप लोग खीरा रख देते हैं फ्रिज में, कभी भूल के भी खीरा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, कभी टमाटर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, ये सब चीज़ खराब और हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको क्या कहते हैं, आप फ्रिज में रखिएगा तो अच्छे के बगैर वो खराब हो जाता है, पॉइजन हो जाता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें है, जैसे आदि आप लोग फ्रिज में रखते हैं, कभी भी आदि फ्रिज में नहीं रखिए, ये सब फ्रिज में रखने की चीज़ नहीं है। कोई लहसुन फ्रिज में रख देगा तो खराब ही ना होगा। कुछ है, रोटी बनाए फ्रिज में रख दो, खराब ही ना होगा। कभी भी ये सब चीज़ें, सभी चीज़ें फ्रिज में, दुनिया का हर चीज़ फ्रिज में रखे से सेफ रहता है, ऐसा नहीं होता है। देखें ना कि कभी अच्छा भी अभिक्रिया होता है, बुरा भी अभिक्रिया होता है। तो इस तरह से आप चाहें तो वस्तुओं को विकृत गंधिता मतलब सड़ने से बचा सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। इस तरह से रासायनिक समीकरण और उसकी अभिक्रिया विधिवत चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करते हैं आज जो पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो बाकी हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।